नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और आज मेरा साथ देंगे यतिन, लेकिन उससे पहले बाजार की तस्वीर क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है भाई, दिखाइए जरा आज किस तरीके की पिच बनती हुई दिख रही है। यूएस मार्केट और एशियन मार्केट की अगर आप ओपनिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लगातार बना हुआ है। इसीलिए जो पिच है हमारी वो काफ़ी सख्त है, यानी अच्छी पिच है, तेज़ी वाली पिच है, क्योंकि यूएस मार्केट में एक बड़ी मजबूती के साथ मंथ एंड की क्लोजिंग हुई है जुलाई की। वहाँ के जो तीनों इंडाइसेस थे उन्होंने बढ़त के साथ कामकाज किया। कल भी दिन के दौरान S&P एक बार की लग रहा था कि रेड में जाएगा, लेकिन बाद में उसमें लास्ट 15 मिनट्स में एक बड़ी तेज़ी बनी और वो ऊपर जाके बंद हुए। मेटा और अल्फ़ाबेट और इन सब तमाम जो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स थे उनमें एक बड़ी तेज़ी बन रही है। तो जो पूरे सेटअप है मार्केट का यूएस का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। बीच में लास्ट वीक एक खबर आई थी कि बैंक ऑफ जापान अपनी यील्ड कंट्रोल पॉलिसी में कुछ ट्विकिंग करेगा। उसने किया भी। उसने क्या किया कि जो 0 से 0.5% तक 10 साल की बॉन्ड यील्ड थी उसको ईज़ कर दिया कि अब वो 1% तक जा सकती है। तो ये स्टार्ट ऑफ ट्विकिंग है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाद में आएगा। अभी बीच में एक खबर ये आई आज कि वो उनका सेंट्रल बैंक कुछ बॉन्ड बाइंग करने वाला है, तो जो थोड़ा सा डर था वो ईज आउट हो गया। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जापान ने अपनी ट्विकिंग कर दी है और उसका असर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी वाला है, चाहे अमेरिकन हो या दूसरे बाज़ार हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ के साथ कच्चे तेल में भी तेज़ी बन रही, जो भारत के लिए एक चिंता कारण हो सकती है। इसीलिए विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है। यतिन जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। और ये विंडफॉल टैक्स के चक्कर में ही मैं आया हूँ। ये ज़रा क्रूड बढ़ जाता है और विंडफॉल टैक्स आ जाता है। विंडफॉल टैक्स आया, गैस की कीमतें बढ़ी और ETF की कीमतें बढ़ी। और ₹1 डीजल पे जो अभी तक नहीं लग रहा था इतने क्वार्टर्स में, अब लग चुका है। क्योंकि जब सबको बाजार पूरा ओवरवेट हो गया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, तभी ये ₹1 डीजल। इवन सरकार भी ओवरवेट तो सरकार ने भी मतलब ओवरवेट दिखाया कि मैं OMCs पे उन सब पे हुआ। लेकिन विंडफॉल टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब सरकार को भी बहुत पैसे मिलेंगे हमको। नीरज जी, एक बात बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से पोजीशनिंग है, जिस हिसाब से क्रूड में उछाल देखा है, और ये जो ₹1 अभी विंडफॉल टैक्स डीजल पे भी लग गया है, आपको लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब कंसोलिडेट करेंगी? क्योंकि रैली अच्छी हो गई है, शेयर्स बड़े हुए हैं, राइट्स इशू आने वाला है, प्रेफरेंशियल इशू आने वाला है HPCL के केस में। आपके क्वेश्चन के हिसाब से तो बिल्कुल कंसोलिडेट करना चाहिए, रादर नीचे भी आ सकती हैं वो। लेकिन चूंकि राइट्स इशू आ रहा है और IOC अभी भी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बुक वैल्यू के नीचे जाकर राइट्स इशू सरकार लाएगी। अब क्या मैकेनिज्म होगा, लेकिन टेक्निकली नीचे आने की संभावना मुझे कम लगती है। फंडामेंटली डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है, जो डीजल एक्सपोर्ट है वो कंपनियां बहुत करती नहीं है। बिल्कुल IOC भी नहीं करे, HPCL BPCL तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, इसका असर जो पड़ेगा वो रिलायंस पे पड़ेगा, क्योंकि वो जितना ज़्यादा वो अपने यहाँ बनाते हैं उसमें 50% उनका एक्सपोर्ट जोन में है, 50% नॉर्मल में। तो जो नॉर्मल वाला है उसमें वो एक्सपोर्ट करेंगे तो ₹1 उनको लगेगा, उनके ऊपर असर आएगा। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्राइसिंग पे जरूर असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा नुकसान ONGC को होने वाला है, उस पर तो सीधे आपका काट लेंगे हम। बिल्कुल। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ये तमाम OMCs के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपने टैक्स भी लगा दिया और अब दाम बढ़ाने नहीं देंगे। चुनाव का मौसम है, बिल्कुल। यहाँ से लेके मई तक मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाने देंगे। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो नीचे। और बड़ी ट्रिकी सिचुएशन। बहुत सही क्वेश्चन पूछा कि इनको जाना चाहिए नीचे, लेकिन चूंकि राइट्स इशू खड़ा हुआ सामने, मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा। बिल्कुल। तो बताइए क्या स्ट्रेटजी है आपकी आज? स्ट्रेटजी में नीरज जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे आप कह रहे थे कि ग्लोबल सेटअप ठीक है, इंडियन SGX या गिफ्ट निफ्टी, अब उसको पकड़ लीजिए आप, सेटअप वाइज ठीक है। चीज़ें अगर हम अर्निंग्स वाइज भी कहें तो ठीक ही ठाक थी। मारुति ने एक नेगेटिव सरप्राइज कल अनाउंस किया, वो गुजरात प्लांट अपना जो है खरीदने वाले हैं पेरेंट के साथ, तो उस पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अर्निंग्स वाइज सब कुछ स्टेबल है, कोई ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज, ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बारिंग IT। तो अर्निंग स्टेबल है। केमिकल कंपनीज और कुछ IT कंपनीज के नतीजे खराब आए हैं, लेकिन ओवरऑल जो अर्निंग्स आ रही हैं स्पेशली मिड कैप्स में, स्मॉल कैप्स में, वो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही हैं। ओके। अच्छा, मार्केट में एक और चीज़ खास बात की, मतलब मार्केट बिल्कुल वैसा ही लेके चला जैसे रिजल्ट आपने अच्छे दिए तो अच्छे,
खराब पूरे सेक्टर की जो वॉश आउट वाला एक सिर्फ एक इन्फोसिस के चक्कर में हुआ था, बिल्कुल। अदरवाइज अभी भी आप देखिए तो पूरे सेक्टर में वैसा नहीं है कि एक खराब आ गया तो सबकी पिटाई हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए फिर कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो शुरू ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से ही करेंगे। एक्चुअली मैंने इसको ग्रीन में डाला था कल शाम में मैंने देखा था। क्योंकि नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए थे तो लगा इनके रियलाइजेशंस अच्छे होंगे, लेकिन देर शाम को जो सरकार का विंडफॉल टैक्स आया क्रूड ऑयल पे, उसके कारण लगता है कि दोनों ही ओएनजीसी और ऑयल इंडिया प्रेशर के साथ आज खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑब्वियसली अगर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की बात करें तो रैली भी अच्छी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि एक विंडफॉल टैक्स का एक बहुत ही ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, उसके वजह से लगता है कि दोनों ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर्स आपको थोड़े बहुत प्रेशर में खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ये दोनों को रेड लेके चल रहा हूँ फॉर द सिंपल रीज़न कि जो विंडफॉल टैक्स लगा हुआ है और जो इम्पैक्ट होगा इसके कारण शायद आपको दोनों स्टॉक्स प्रेशर में खुलते हुए नजर पड़े। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है मारुति सुजुकी। देखिए अर्निंग्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थी, 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में वन ऑफ था, उसको आप एडजस्ट कर लें तो मुनाफे में आपको ऑलमोस्ट एक 1.5 गुना ज़्यादा मोमेंटम दिखेगा। लेकिन एक नेगेटिव सरप्राइज जो है वो ये है कि ये गुजरात का जो सुजुकी का प्लांट है वो खरीदने जा रहे हैं। 2015 में मारुति ने सुजुकी मोटर्स के साथ यानी उनके पेरेंट प्रमोटर के साथ एक करार किया था कि गुजरात यूनिट से जो भी गाड़ियां बनेगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे मारुति को ट्रांसफ़र की जाएंगी। इसका मतलब बहुत सिंपल था कि प्रोडक्शन जो है वो पेरेंट करता था और किसी भी प्रकार का निवेश मारुति के बुक से नहीं होता था। तो एसेट लाइट मॉडल के तहत ये गुजरात प्लांट चलता था, लेकिन येस्टरडे बोर्ड ने अनाउंस किया कि गुजरात का यूनिट अक्वायर करना चाहिए, जो शेयर्स हैं उनके, यानी बेसिकली गुजरात प्लांट का एक्विजिशन करेंगे। अच्छा, ये डील कैश होगी नॉन कैश होगी हमको पता नहीं, लेकिन आरसी भार्गवा साहब के साथ जब मैंने येस्टरडे बात की तो उन्होंने कहा कि कुल निवेश सुजुकी मोटर्स ने गुजरात प्लांट में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का किया था और 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है डिप्रिसिएशन के बाद। तो अगर ये एक्विजिशन होता है तो 15 से 20,000 करोड़ रुपए का कैश आउटगो मारुति से होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, या तो उतने अमाउंट का शेयर्स आपको देना पड़ेगा। तो एनीवेज या तो शेयर का डाइल्यूशन होगा या तो कैश का डाइल्यूशन होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक आज आपको नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पोस्ट मार्केट ये अनाउंसमेंट आई थी और रिजल्ट भी कोई ऐसे बम्पर नहीं है। स्मॉल कार सेगमेंट में अभी भी दिक्कत है, जो नए लॉन्चेस हैं यूवी सेगमेंट में वही अच्छा कर रहे हैं, ओवरऑल सेल्स तो कमजोरी दिखाई पड़ रही है। इवन रिजल्ट वीक है, मार्जिन्स जो है एक्सपेक्टेशन से कम है, एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ के आई है। आगे उसमें कोई एडजस्टमेंट था 80 बेसिस पॉइंट का, लेकिन आप कुछ भी एडजस्टमेंट कर लें, नंबर मीडियोकर। देखिए क्यों रीजन, जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है छोटी कार वाला, बिल्कुल। मैंने कई बार इनके मैनेजमेंट से पूछा तो वो घुमा फिरा के गोल गोल बातें करते हैं। दरअसल वहां पे माल नहीं बिक रहा। और जिस सेगमेंट में इन्होंने इन्वेक्टिस की एंट्री की है 20-22 लाख सेगमेंट में, मुझे सीरियस डाउट है कि वहां पे कोई डेंट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ब्रांड इक्विटी के हिसाब से बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि 25 लाख खर्च करके आप मारुति गाड़ी शायद खरीदेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आगे ग्रोथ का चैलेंज है। ऐसे कई ब्रोकरेज कह रहे हैं, ये मेरा व्यू नहीं है, ब्रोकरेज का भी व्यू है कि आगे ग्रोथ इनके लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए मारुति आज तो रेड में रहनी चाहिए। चलिए सर, मेरी टीम के जो 3 स्टॉक्स में पहला है केन्स टेक्नोलॉजीज, जो एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो उस सेगमेंट में काम करती है, जैसे साइन डीएलएम है या सिरमा एसजीएस है, उस सके नतीजे इनके कमज़ोर आए। मार्जिन जो है 30 बेसिस पॉइंट नीचे गिरा है और सीक्वेंसली आप देखें तो 2-3% नीचे आ गया है। पैट में जो ग्रोथ दिख रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अदर इनकम है। अदर इनकम के दम पे जब भी कोई पैट आती है तो मैं उसको अलग कर देता हूँ। कोर बिजनेस बताओ आप क्या है, बाकी साइड वाइड से जो वन ऑफ हो जाते हैं उसका कोई बहुत फर्क नहीं। प्रोडक्ट मिक्स में भी स्लाइटली थोड़ा ये चेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक बहुत बड़ा रनअप दिखाया था, इसलिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये एक क्वार्टर से ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन इससे पहले स्टॉक में जो रैली बनी है और रिजल्ट्स उस तरह के खरे नहीं आए, तो इसलिए इसको मैं रेड में रख रहा हूँ। केईआई इंडस्ट्रीज़ को मैंने ग्रीन में रखा है। इसके 3 बिजनेसेस हैं। एक तो जो मेन केबल वाला बिजनेस है रोबस्ट है और जिसमें से 70-80% रेवेन्यू आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरे 2 और इनके अलग बिजनेस है जो छोटे हैं, जिसमें ईपीसी तो बहुत ही ख़राब हुआ है, बहुत ही ख़राब हुआ। मैनेजमेंट मानता भी है कि वो धीरे धीरे करके ईपीसी से निकल जाएंगे।
अब अभी भी चूंकि कुछ हिस्सा बाकी है तो उसका नतीजा आप देखेंगे तो वो वीक दिख रहा है आपको। और जो पैट जो अदर इनकम की वजह से बढ़ के आया है, लेकिन मैं इसको इसलिए अभी जैसे मैंने केन्स में बताया कि कोर बिजनेस इनका इंटैक्ट है जो केबल वाला है, तो इसलिए इसको मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। रिजल्ट बहुत बुरा नहीं, और स्टॉक पॉली कैप के बाद काफ़ी चला था, फिर करेक्ट हो गया है, इसलिए मैं इसको ग्रीन में रख रहा हूँ। अगर ये नहीं गिरा होता, नहीं चला, मतलब नीचे आया होता, तो शायद ये भी मैं रेड में रखता, लेकिन अभी चूंकि करेक्शन हो चुका है इसमें, तो इसको ग्रीन में रखना है। तीसरा स्टॉक है इंडिया पेस्टिसाइड्स, IPL का नाम जानते हैं। बहुत ही खराब नतीजे आए हैं। मुनाफा 62% गिरा है, रेवेन्यू 8% गिरा है, एबिटा 60% गिरा है, और मार्जिन 25 से घट के 11% है। ये है केमिकल की स्टोरी इस समय। सारी कंपनी में आप देखिए प्राइसेस नीचे आए, मार्जिन धुआंधार तरीके से नीचे गिर रहे हैं, और ये एडजस्टमेंट चल रहा है। तो हालांकि ये स्टॉक बहुत पिट चुका है, लिस्टिंग के बाद से इसने वो भाव नहीं देखा है, लगातार इसमें वीकनेस है और अभी भी वीकनेस है। पता नहीं कितना ये इस बार इस शॉकर को झेल पाएगा, लेकिन ये स्टॉक अभी भी मुझे वीक लगता है क्योंकि नंबर सपोर्टिव नहीं है। तो बहुत डाउनसाइड होने के बावजूद इसमें लग रहा था कि शायद बाउंस आएगा, लेकिन वो संभावना नहीं, इसलिए इसको भी रेड में रखा है। बिल्कुल। और ये केमिकल की स्टोरी तो नीरज जी देखें, नतीजे SRF के, नवीन फ्लोरीन के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, और चाइना और यूरोप से जो डंपिंग हो रही है और जो स्टॉक एडजस्टमेंट हो रहा है, उससे UPL के भी रिजल्ट जो है वो ख़राब आए। तो अक्रॉस द बोर्ड आपको थोड़ा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज दो स्टॉक्स में हरे में लेके चल रहा हूँ जो आने वाले हैं लार्ज कैप साइड पे। सबसे पहले बॉश। देखिए, बॉश इंडिया जो है एक ग्रीन हाइड्रोजन इंजन ट्रक डेवलप करने वाली है जो BS6 स्टैंडर्ड की हो, और 2024 की शुरुआत में ये चीज़ लॉन्च होने वाली है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम बॉश की बात करें तो अभी टिपिकली कंपनी जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं उनकी ऑटो एंसिलरीज को सर्विस करती है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि उनकी पेरेंट एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी पार्ट्स में और ऑटो एंसिलरीज में एग्रेसिव निवेश करेगी, और अब उसके ऊपर जो है जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है यहाँ भी कंपनी बहुत सारा काम कर रही है। सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, शायद ये स्टॉक आपको हरे में खुलता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑब्वियसली अर्निंग्स के लिहाज से भी यहाँ थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, मुनाफे में 5% का दबाव था, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने अगले 5 सालों में पावर कैपेसिटी एडिशन का ऐलान किया है, कंपनी का जो केपेक्स होने वाला है, उससे शायद पावर ग्रिड को थोड़ा बहुत फायदा होता हुआ दिखाई पड़े। येस्टरडे स्टॉक निफ्टी का वन ऑफ द टॉप गेनर्स था NTPC के साथ, और आज रिजल्ट्स के साथ इन्होंने बोनस का रिकमेंडेशन किया है 1:3 के रेशियो में। तो आपको यहाँ काफ़ी बड़ा बोनस इशू मिल रहा है, तो सेंटिमेंटली ये स्टॉक में भी आपको आज फिर से थोड़ा बहुत गैप अप देखने को मिल सकता है। तो ये 5वां स्टॉक है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। और क्योंकि नीरज जी बात कर रहे थे इंडिया पेस्टिसाइड्स की, IPL की, धर्मज क्रॉप प्रोटेक्शन एक नया IPO है, रिसेंटली लिस्ट हुआ है। यहाँ आप अगर नतीजे देखें तो नेट प्रॉफिट में लगभग 40% से ज़्यादा का उछाल आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 14.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है 10 करोड़ के मुकाबले, और रेवेन्यू की बात करें तो 160 करोड़ का रेवेन्यू 137 करोड़ के मुकाबले। तो धर्मज क्रॉप प्रोटेक्शन यहाँ भी आपको जो है हरा निशान दिख सकता है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और क्योंकि स्टॉक IPO प्राइस के नीचे है, थोड़ा बहुत रिस्पाइट यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 6 स्टॉक्स मेरी तरफ से। ओके, तो अगले 3 मेरे स्टॉक हैं। वैसे मारुति में हम लोगों ने भी चर्चा की ना, एक बहुत मजेदार आपको बात बताता हूँ। आज नमूरा और सीलेसे के बीच टसल होने वाली है। क्यों? एक खरीदने बोल रहा है, एक बेचने बोल रहा है। सीलेसे कह रहा सेल, टारगेट 8796। नमूरा कह रहा है न्यूट्रल हूं मैं, लेकिन मेरा टारगेट 10,422 है। क्या बात है, यही तो मजा है मारुति का। देखते हैं क्या होता है इसमें दिन के दौरान। अच्छा, अगले 3 स्टॉक में मेरा चौथा स्टॉक है JVM ऑटो। इसका भी रिजल्ट आया था, 17% इनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, और रेवेन्यू में 10%, 9.5% की ग्रोथ है। और इंटरेस्टिंग है कि मार्जिन में 2.5-3% का उछाल आया है, और बोर्ड जो है 500 करोड़ रुपए की जो है इश्यूज जारी करेगा। मुझे ध्यान है इन सब ने जब पिछली बार बात की थी तो जो EV सेगमेंट है ना, बसों वाला, उसमें इनको काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी हासिल हुए हैं। तो नंबर्स ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको ग्रीन में रखना है। कोचिन शिपयार्ड 5th है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया, इनको शेड्यूल A CPSC बना दिया। CPSC मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। शेड्यूल A में डालने का क्या फ़र्क पड़ता है? शेड्यूल A में जब इनको अपग्रेड किया था तो उसका एक मतलब होता है कि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं,
सरकार इसको रिकॉग्नाइज करती है। अच्छा स्ट्रांग है तो उससे हमें क्या लेना देना, से क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन आपका है, इस बात का रिकग्निशन होता है। तो वैसे भी ये डिफेंस के लिए बहुत काम करते हैं। तो ये जो सब ये ए शेड्यूल मिल जाता है ना, तो उसके बाद बहुत सारे आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है सरकारी कामकाज में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में प्रायोरिटी मिलती है, और धीरे धीरे फिर ये उस रत्ना वाली कैटेगरी में पहुंचने लगते हैं जहाँ पे इनको बहुत सारी फाइनेंशियल लिबर्टी मिलती है डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए कोचीन शिपयार्ड को ग्रीन में रख रहा हूँ मैं आज। 6 स्टॉक है मेरा बंधन बैंक। बंधन बैंक में कल एक डील हुई है, सोसाइटी जनरल ने इसमें काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे 219 के भाव पर 2.25 करोड़। तो इसको मैंने ग्रीन में रखा है, हो सकता है कुछ इनको दिख रहा हो। तो उन्होंने खरीदा कि 219 के भाव पर खरीदा, 223 इस समय चल रहा। तो ये स्टॉक ग्रीन में रहना चाहिए। 6 स्टॉक हो चुके हैं। क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स। तो सीधा सौदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं यतिन मोता और मेरे साथ आज नीरज जी जुड़े हुए हैं। 6 स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं और आपके सामने 2-2 करके पेश करें या 4-4 करके पेश करें? नहीं, 4-4 करके पेश करते हैं आपके सामने स्टॉक्स। सुमितोमो केमिकल्स, ये कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी वीक आए। इनफैक्ट इन जनरल हम लोग देख रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन हो, सीड्स हो, केमिकल्स हो, नंबर्स थोड़े वीक आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज जो पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आए येस्टरडे, तो आज इसका इम्पैक्ट सुमितोमो केमिकल्स पे दिखना चाहिए। आय में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है 20-25% की, और प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त डिक्लाइन है। और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो शायद ये स्टॉक आपको अच्छी तरीके से करेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इसको रेड में लेके चल रहा हूँ सुमितोमो केमिकल। अगर हम एबिटा की भी बात करें तो 187 करोड़ से घट के 80 करोड़ रुपए हो गया है। तो बहुत ही ख़राब नतीजे, मार्जिन लगभग आधा होता हुआ, तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट आज आपको होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल रेड लेके चल रहे हैं। इनकी जो कॉल हुई और जो एनालिस्ट का टेक है वो काफ़ी वीक है। जेपी मॉर्गन की न्यूट्रल रेटिंग है गेल पे, टारगेट है 115 रुपये। जेपी मॉर्गन का मानना है कि दोनों एबिटा और प्रॉफिट अनुमान से काफ़ी ख़राब आए। इनफैक्ट जो ट्रांसमिशन सेगमेंट है, जो गैस ट्रांसमिशन का बिजनेस है, वो एस्टिमेट से नीचे आया। और पेट्रोकेमिकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ कंपनी को एबिटा लॉस हुआ Q1 में। एक्सपेक्टेशन था मुनाफा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है पेट्रोकेमिकल बिजनेस पे, यहाँ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दिख रहा है। स्टॉक येस्टरडे ऊपर था क्योंकि UBS ने यहाँ डबल अपग्रेड किया था, तो शायद उसके वजह से स्टॉक होल्ड आउट कर रहा था। आज शायद यहाँ करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसको भी लाल लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ आपको अगर पता है तो सरकार ने लगभग 5.5% हिस्सा OFS के जरिए बेचा, लेकिन कंपनी ने येस्टरडे लेटर ऑफ अवार्ड अनाउंसमेंट किया है। 331 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इनको हाथ लगे हैं। ऑर्डर बुक ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है, तो शायद सेंटिमेंटली फिर से एक बार RVNL का स्टॉक भी फोकस में रहे। OFS ख़त्म हो चुका है और नए ऑर्डर्स का इन्फ्लो फिर से शुरू हो गया है, तो इसके पीछे आपको शायद RVNL का स्टॉक जो है वो बढ़िया तरीके से मोमेंटम में आता हुआ दिखाई पड़े। एक जो स्टॉक फार्मा स्पेस में है जो आज प्रेशर में रह सकता है वो है लुपिन। इसको भी रेड लेके चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने 2 लॉट प्रेगनेंसी प्रिवेंशन ड्रग के रिकॉल किए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ कंटेमिनेशन के वजह से या दूसरी दिक्कतों की वजह से ये रिकॉल हुआ हो सकता है, जिसके कारण आज भी सेंटिमेंटली स्टॉक पे थोड़ा बहुत प्रेशर बना हुआ देखने को मिल सकता है। नीरज जी। ओके, तो ये थे 4 स्टॉक यतिन के, और अब मेरे जो बाकी के 4 स्टॉक्स हैं उसमें 7वां है IOC और 8वां चेन्नई पेट्रोलियम। दोनों एक ही खबर पे हैं, जो कि डीजल एक्सपोर्ट पर 1 रुपये पर लीटर की ड्यूटी लगा दी गई है। ये नेगेटिव है इनके लिए, तो इसलिए इनको रेड में रख रहा हूँ मैं। 9th स्टॉक है नवीन फ्लोरिन। अभी हम लोगों ने इतनी चर्चा की केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल की। इनके CEO रवि वेंकटरमणन ने इस्तीफा दे दिया है। कारण ये बताया कि वो कुछ अपना एंटरप्रेन्योरल एडवेंचर करना चाहते हैं, तो इसके लिए, लेकिन मार्केट पता नहीं कैसे इसको लेगा, तो मैंने इसको रेड में रखा है। 10वां स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति, और इसको ग्रीन में रखूँ। कल इसकी जो एक वन ऑफ द प्रमोटर थी पद्मजा गंजी रेड्डी, उन्होंने 12.5 लाख शेयर्स 830 के भाव में बेचे हैं, और गोल्डमैन सैक्स ने सामने से 8.5 लाख शेयर्स खरीदे, बाकी पब्लिक में गए। स्टॉक कल 3% नीचे था। इनके पास करीब 1 करोड़ शेयर हैं जो ये ट्रेंचेस में
लगातार बेचेंगी, तो उसी हिसाब से इसको देखना चाहिए। इसको भी मैं ग्रीन में रख रहा हूँ। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक्स। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो एक मार्केट रैप देंगे और आपको सारे स्टॉक्स एक बार फिर से बताएंगे।